चलिए, पिछली क्लास में हम लोग बातचीत कर रहे थे, आपको लेजिस्लेशन बता रहे थे विधायिका, और विधायिका बताते हुए आपको बताया था कि हमारे यहाँ विधायिकाएं दो तरीके से काम करती हैं। एक केंद्रीय विधायिका और एक राज्य की विधायिका। और उस केंद्रीय और राज्य की विधायिका में अंतर आपको समझाया था कि केंद्र की विधायिका कौन सी होती है और राज्य वाली विधायिका कौन सी होती है। और उसी को समझाते हुए आपको बताया था कि केंद्रीय विधायिका में हम लोग देखते हैं किसको, संसद को देखते हैं, पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट में आपको बताया था तीन चीज़ें होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इन्हीं तीनों से मिलकर हमारी संसद बनती है। तो उसी संसद को देख रहे थे जिसमें सबसे पहले राष्ट्रपति, उसका कामकाज, उसकी शक्तियाँ, उसका हटाया जाना, इसके बारे में बताया था विस्तार से। उसके बाद फिर राज्यसभा के बारे में बताया था पिछली क्लास में कि राज्यसभा क्या होती है, उसकी संरचना क्या है, उसके कुछ विशेषाधिकार होते हैं, उसके बारे में विस्तार से हम लोगों ने चर्चा की थी, सदस्यता का अंत। ठीक। और इसके बाद अब किसका नंबर है, लोकसभा का। तो जो लोकसभा हम लोग देखते हैं, तो लोकसभा की संरचना आपको बताया था कि इस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 81। तो अनुच्छेद 81 किसकी कंपोजिशन बताती है, लोकसभा की संरचना, कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। तो अब इस लोकसभा में लिख लीजिए अधिकतम सदस्य संख्या, मैक्सिमम मेंबरशिप। जो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है वो कितनी है, 552 है, 552। वर्तमान सदस्य संख्या, तो वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है, 545 है, 545। यानी लोकसभा में वर्तमान में कितने सदस्य होंगे, 545। अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं, 552। अब 552 को दो हिस्सों में बांटा गया, 550 प्लस 2। 550 सदस्य क्या होंगे, निर्वाचित होंगे यानी इलेक्टेड, और दो सदस्य क्या होंगे, मनोनीत होंगे, नॉमिनेटेड। तो मतलब ये सदस्यों का नॉमिनेशन होगा, और 550 सदस्य क्या होंगे, इलेक्टेड होंगे। ठीक। अब जो इलेक्टेड सदस्य हैं, इलेक्टेड मेंबर्स हैं, उसमें से भी राज्यों से कितने रहेंगे, 530। यानी 530 जो मेंबर्स होंगे वो कहाँ से होंगे, राज्यों से। और 20 सदस्य किस कहाँ से होंगे, केंद्र शासित राज्यों से। यानी लोकसभा में यूनियन टेरिटरीज के लिए कितने सदस्य छोड़े गए हैं, 20 सीट रखी गई है। और राज्यों के लिए कितनी सीटें हैं, 530 सीटें हैं। ठीक। अब वर्तमान में देखेंगे, वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है, 545। 545 को भी दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, 543 प्लस 2। तो जो 543 है, 543 वो क्या है, निर्वाचित है, निर्वाचित यानी इलेक्टेड। और दो क्या सदस्य हैं, मनोनीत है यानी नॉमिनेटेड। ठीक। तो इलेक्टेड मेंबरशिप में भी 524 कहाँ से हैं, राज्यों से हैं, 524 स्टेट से, राज्यों से। और केंद्र शासित राज्यों से देखिए 19 है टोटल, 19 कहाँ से हैं, केंद्र शासित राज्यों से। तो राज्यों से कितने हैं, 524, और केंद्र शासित राज्यों से कितने हैं, 19। 19 में भी 7 दिल्ली है, और 5 जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, और 6 क्या है, अदर यूनियन टेरिटरी से, अन्य केंद्र शासित राज्य हैं, जैसे चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ से एक लिया गया है। अंडमान निकोबार है, वहाँ पर एक सीट है। लक्षद्वीप है, वहाँ पर सीट है। दादरा नगर हवेली दमन दीव, वहाँ पर 2 सीटें हैं। तो कुल मिला के कितने हैं, 6 वो हो गए, ये 7 दिल्ली से, 7 6 13, और 6 कहाँ से हैं, जम्मू कश्मीर से। टोटल कितने हो गए, 19। तो वर्तमान में लोकसभा में राज्यों से कितनी सीटें दी गई हैं, 524। और केंद्र शासित राज्यों में कितनी सीटें हैं, 19 सीटें हैं, 19 सीट्स हैं। समझ गए। हो गया। यानी लोकसभा में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं, 552, 552। उसमें से 550 क्या है, निर्वाचित है, और 2 मनोनीत है। जिसमें 530 कहाँ से हैं, राज्यों से। और 20 कहाँ से, केंद्र शासित राज्यों से। वही वर्तमान में कितने हैं, प्रेजेंट मेंबरशिप 545। इनको दो हिस्सों में बांटा गया, 543 क्या है, इलेक्टेड है, और 2 क्या है, नॉमिनेट है, मनोनीत है। निर्वाचित में भी 524 कहाँ से, राज्यों से। और 19 सीटें कहाँ से हैं, केंद्र शासित राज्यों से, यूनियन टेरिटरी से। केंद्र शासित राज्यों में भी 7 सीटें कहाँ से हैं,
यानी यूनियन टेरिटरी में सबसे ज़्यादा सीटें किसको दी गई हैं? दिल्ली को। दिल्ली में लोकसभा कितनी सीटें हैं? 7। जम्मू कश्मीर और लद्दाख मिला के कितने हैं? 6। 7 6 13, और 6 बाकी जो यूनियन टेरिटरी 6 बचे उन सब में एक एक कर दिए गए। ठीक, जैसे लक्षद्वीप में एक है, पुडुचेरी में एक है, चंडीगढ़ में एक है, अंडमान निकोबार में एक है, और दादरा नगर और दमन द्वीप में दोनों का एक एक मिला के 2 हो गया। तो टोटल कितने हो गए? 6। ठीक, तो बाकी 5 केंद्र शासित राज्यों में 6 हैं, जम्मू कश्मीर में 5 है, लद्दाख में 1 है और दिल्ली में 7। टोटल कितने हो गए? 19। तो वर्तमान में अगर कहा जाए कि यूनियन टेरिटरीज के लिए कितनी सीटें हैं लोकसभा में? 19 सीटें हैं, जबकि अधिक से अधिक कितनी हैं? 20 रखी गई है। ठीक, अब ये जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, मनोनीत सदस्य होते हैं, तो मनोनीत कौन सदस्य करते हैं? लिखे अनुच्छेद 331, आर्टिकल 331, अनुच्छेद 331 आर्टिकल 331। अब 331 में क्या लिखा हुआ है? ठीक है, लिख लीजिए कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का क्या होगा? मनोनयन होगा, प्रतिनिधित्व है। तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का नॉमिनेशन किस आर्टिकल में दिया गया है? 331 में दिया गया है। तो ये 331 कहता है कि लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियंस? 2। 2 सदस्यों का कौन को मनोनयन करेगा? लिखिए, मनोनयन किसके द्वारा होता है भाई? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा। यानी राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों का क्या करेंगे? नॉमिनेशन करेंगे। तो जैसे बाकी 543 का चुनाव होगा और 2 क्या करेंगे? नॉमिनेट होंगे, 2 का मनोनयन किया जाएगा। तो आखिरकार इन 2 का मनोनयन क्यों किया जाएगा? तो 2 एंग्लो इंडियंस को इसलिए रखा गया कि जो आंग्ल भारतीय समुदाय है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है, तो उस एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का मतलब कि वो व्यक्ति जिसके माता या पिता में से कोई एक अंग्रेज रहा हो, यानी माता या पिता में से कोई अंग्रेज रहा हो, तो उसको क्या मानेंगे? एंग्लो इंडियन। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए, लेकिन कई सारे रह गए। बहुत सारे अंग्रेज पुरुषों ने भारतीय महिलाओं से शादी की, अंग्रेज महिलाओं ने भारतीय पुरुषों से शादी की। तो वैसा व्यक्ति जिसके माता या पिता में से कोई एक क्या रहा हो? अंग्रेज रहा हो, उसी को नाम दिया गया एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय। अब ये जो एंग्लो इंडियन थे, आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग थे, तो ये भी भारत में थे, लेकिन ये बिखरी हुई अवस्था में थे। बिखरी अवस्था का मतलब कि जैसे हमारे यहाँ बाकी जो समुदाय हैं या धर्म है, जो जातियाँ हैं, वो इकट्ठा होकर रहती हैं। अब देखेंगे मुसलमान एक तरफ बस्ती बनाए हुए, जैन सारे एक तरफ रहेंगे, गांव में देखेंगे तो यादव एक तरफ रहे, तो ठाकुर एक तरफ है, तो भूमिया, सब जाति वाइज बने हुए हैं। तो जब समूह में रहते हैं तो उनकी सामूहिक चेतना होती है, एक प्रेशर ग्रुप के तरीके से काम करते हैं। अब इनकी ठीक ठाक संख्या थी, लेकिन ये बिखरी हुई अवस्था में, तो इसलिए कहा गया कि ये भी जब हमारे देश में रह रहे तो इनकी अपनी कुछ विशेषताएं होंगी, इनकी भी अपने कुछ आवश्यकताएं और समस्याएं हो सकती हैं। तो हमारे संविधान में व्यवस्था दी गई कि ऐसा कोई कानून या ऐसी कोई व्यवस्था न बन जाए जो इनके लिए अहितकारी हो, इनका नुकसान हो। तो संसद में, लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों का मनोनयन कर दिया जाएगा, ताकि वो भी अपने हित की बात उठा सके या उनसे जुड़ी हुई कोई समस्या हो तो उसको वो लोकसभा में रखेंगे। लेकिन इसमें ध्यान रखेंगे, ये अनिवार्य नहीं है। अगर 331 को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा रिप्रेजेंटेशन, लिखा होगा प्रतिनिधित्व, लिखा हुआ है। प्रतिनिधित्व का मतलब कि ये अनिवार्य वाला नहीं है कि रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन होने का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि 543 जो नॉर्मल सीटें हैं, 543 का अगर चुनाव हुआ, उनमें से कोई 1 या 2 एंग्लो इंडियन चुन लिया गया, यानी 1 2 इंग्लैंड आई गए, तो बाकी 2 के नॉमिनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। नॉमिनेशन की जरूरत कब पड़ेगी? जब 543 का चुनाव हुआ, कोई नहीं आया तो 1 2 को नॉमिनेट करा लिया। जैसे आपने सुना होगा जॉर्ज फर्नांडिस है, ऑस्कर फर्नांडिस, ये एक सिंगर था रोमो फर्नांडिस, ये लोग एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से आते हैं। ठीक, तो अगर चुनाव में कोई एंग्लो इंडियन नहीं जीता तो फिर 1 2 का नॉमिनेशन वो कर सकते हैं। अच्छा, क्या राहुल गांधी एंग्लो इंडियन की डेफिनेशन में आएंगे? राहुल गांधी को एंग्लो इंडियन माना जाएगा? माना जाएगा। देखिए, एंग्लो इंडियन आपको पता है कि वो व्यक्ति जिसके माता या पिता में से कोई एक अंग्रेज रहा। अंग्रेज का मतलब ब्रिटिश। आप सारे गोरे लोगों को अंग्रेज बोल देते कि अंग्रेज जा रहा है,
अंग्रेज नहीं जा रहा। अंग्रेज का मतलब क्या होता है, इंग्लैंड से जो हो ब्रिटिश हो, वो इटली का भी नागरिक हो सकता है, फ्रांस का भी हो सकता है, जर्मनी का भी हो सकता है, अमेरिका का भी हो सकता है, लेकिन अपने यहाँ लोकल लैंग्वेज में सबको एक भाषा में क्या बोल देते हैं, अंग्रेज। सारे अंग्रेज नहीं होते, केवल जो ब्रिटेन के रहने वाले वो अंग्रेज होते हैं, बाकी फ्रेंच होंगे, जर्मन होंगे, स्वीडिश होंगे, स्पेनिश होंगे, पुर्तगीज होंगे, सब अलग अलग होते हैं। समझ गए। तो राहुल गांधी की माँ इटालियन, इटली मूल की, इंग्लैंड मूल की नहीं, तो वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी में नहीं आएंगे। समझ गए। इंग्लैंड, ब्रिटेन, समझ गए। चलिए, तो वो व्यक्ति जिसके माता पिता में से कोई अंग्रेज रहा हो। अब जब व्यवस्था शुरू हुई तो उस समय ये था कि भाई एंग्लो इंडियन की संख्या ठीक ठाक थी, लेकिन अब वो लगभग समाप्ति के कगार पर है, कुछ हजार ही बचे हुए, बहुत कम नाम मात्र के। अब इनके प्रावधान को भी क्या किया गया है, समाप्त कर दिया गया। लिख लीजिए 331 लिखा। अब लिखिए बाई 104th अमेंडमेंट, 104वें संशोधन के द्वारा, 104वें संशोधन के द्वारा बाई 104th अमेंडमेंट, संशोधन के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के मनोनयन के प्रावधान को, द प्रोविजन फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन मेंबर्स, आंग्ल भारतीय समुदाय के मनोनयन के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। द प्रोविजन फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन मेंबर्स हैज बीन डिलीटेड या एलिमिनेटेड। आंग्ल भारतीय समुदाय के मनोनयन के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया कि अब आंग्ल भारतीय समुदाय के मनोनयन की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। यानी अब 331 को क्या किया गया, हटा दिया गया। क्लियर हो गया, समझ गया। यानी पहले था लेकिन अब इसको क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया 331 को। और ये था भी तो बहुत अनिवार्य वाला नहीं था। ये किस कंडीशन के लिए था कि अगर उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो वो देंगे। ठीक, चलिए। इसके बाद लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का भी आरक्षण है। लिखिए अनुच्छेद 330 आर्टिकल 330, 330 भी आपको लिखने के लिए दिया था। 330 लिख लीजिए कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति का क्या है, आरक्षण। तो लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद से दिया जाता है, 330 से, 330 से। तो 331 से एंग्लो इंडियन के लिए है और 330 से कहाँ पर किसके लिए है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए। ठीक, अब ये जो अनुसूचित जनजाति और SC/ST का जो प्रोविजन है रिजर्वेशन का, तो उसमें देख लीजिए अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट के लिए 84 है। अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें हैं, 84 है, 84। और अनुसूचित जनजाति के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 47, 47 सीटें। तो अनुसूचित जाति की कितनी सीटें हैं, 84, और जनजाति की 47 सीटें। शेड्यूल ट्राइब्स की 47 और शेड्यूल कास्ट की कितनी हो गई है, 84। ठीक, अभी इसी में अब क्या किया गया है कि 106वां संशोधन किया गया और 106वां संशोधन में 1/3 सीटें किसके लिए आरक्षित कर दी गई, महिलाओं के लिए। लिख लीजिए बाई 106th अमेंडमेंट, 106वां संशोधन सितंबर 2023, कब हुआ, सितंबर 2023। महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण, 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण। तो महिलाओं के लिए 33% आरक्षण किस संशोधन से दिया गया, 106वें संशोधन से दिया गया कि महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण दिया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा। अब ये जो 33% का आरक्षण दिया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा, ये अभी नहीं दिया जाएगा, ये जब अगली जनगणना आएगी, सेंसस आएगी, उसके बाद जब उसके आंकड़े क्लियर होंगे तब फिर उसको दिया जाएगा। उसके बाद जो भी चुनाव होगा, तो ये सबके लिए है। लोकसभा पढ़ेंगे तो लोकसभा, राज्यसभा में, विधानसभा में, हर जगह इसको रिजर्व कर दिया गया है। कितनी सीटें, 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। ठीक, अब इसमें कुछ फैक्ट है कि शेड्यूल कास्ट की सबसे ज़्यादा सीटें लोकसभा में किस राज्य से हैं, यूपी से। लिख लीजिए उत्तर प्रदेश हैज मैक्सिमम सीट फॉर शेड्यूल कास्ट। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लिए सर्वाधिक 7 सीटें हैं।
यूपी से शेड्यूल कास्ट के लिए सबसे अधिक, जैसे लोकसभा का चुनाव होगा तो सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के सदस्य कहाँ से चुने जाएंगे? यूपी से चुने जाएंगे। कितने सदस्य चुने जाएंगे? 7। ठीक, तो लोकसभा में यूपी कितने सदस्य हैं? 7 हैं। ठीक, ट्राइब्स के लिए, जनजातियों के लिए मध्य प्रदेश है। लिखिए मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक 6 सीटें। 6 सीट्स आर द हाईएस्ट सीट फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन मध्य प्रदेश। यानी एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए सबसे ज्यादा सीटें 7 हैं और शेड्यूल ट्राइब के लिए सबसे ज्यादा सीटें 6 हैं। 7 सीटें कहाँ पर हैं? यूपी में हैं। और एमपी में कितनी सीटें हैं? 6 सीटें। ठीक, तो एमपी में कितनी सीटें हैं? 6। किसकी? जनजाति की, ट्राइब्स की। और यूपी में किसकी सीटें हैं सबसे ज़्यादा? अनुसूचित जाति की 7 सीटें। ठीक है, जैसे भी लोकसभा का चुनाव का जब रिजल्ट आएगा तो कम से कम 7 सीटें यहाँ पर अनुसूचित जाति की होंगी और मध्य प्रदेश से अनुसूचित जनजाति की होंगी। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण 17 राज्यों में दिया गया है। लिख लीजिए, 17 राज्यों में अनुसूचित जातियों का आरक्षण लोकसभा में दिया गया है। द रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट इन 17 स्टेट्स हैज बीन गिवन इन द लोकसभा। 17 राज्यों में अनुसूचित जाति यानी एससी का आरक्षण लोकसभा में दिया गया है। तो लोकसभा में एससी का रिजर्वेशन कितने राज्यों में दिया गया है? 17 राज्यों में दिया गया है। यानी 17 राज्यों में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का रिजर्वेशन रखा गया है। 17 राज्यों। चुनाव के लिए, जो लोकसभा का भी चुनाव होगा तो उसमें आरक्षण कितने राज्यों में है? 17 राज्यों में। ठीक, चलिए अब लोकसभा के सदस्यों की योग्यताएं नियोग्यताएं लिख लीजिए। क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर्स ऑफ लोकसभा। तो उनकी जो योग्यता है वही सबके लिए जो साधारण होता है कि वो भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो, वगैरह वगैरह के अलावा लिखे न्यूनतम आयु, मिनिमम एज। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 25 ईयर्स। मैक्सिमम एज, नो लिमिट्स, कोई सीमा नहीं। ठीक, कार्यकाल लिखिए 5 वर्ष, टेन्योर 5 ईयर्स। न्यूनतम आयु 25 वर्ष, अधिकतम आयु की सीमा नहीं। कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष। अब ये जो 5 वर्ष का कार्यकाल है, इस कार्यकाल में प्रोविजन दिया गया है, लिख लीजिए। कार्यकाल जहां लिखा, कितना लिखा? 5 साल। उसके आगे लिखिए आर्टिकल 83 ब्रैकेट में 2, अनुच्छेद 83 ब्रैकेट में 2। तो 83(2) में लिया है कि देखिए लोकसभा कार्यकाल जैसे बताया कि 5 साल, तो 5 साल कब से 5 साल? जिस दिन पहली बैठक होगी वहां से 5 साल, चुनाव से 5 साल, या जिस दिन सीटों का बंटवारा मतलब सीट काउंटिंग हुई उस दिन से। ध्यान रखेंगे जिस दिन पहली बैठक होगी उस दिन से कितने साल? 5 साल का समय लिया जाएगा। और 5 साल जैसे ही बीतेगा अपने आप लोकसभा क्या मान ली जाएगी? डिसॉल्व मान ली जाएगी, भंग मान ली जाएगी। लेकिन अगर मंत्रिपरिषद पहले भी राष्ट्रपति को सलाह दे, आपको बताया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करते हैं, तो अगर पहले भी सलाह दे तो राष्ट्रपति उसको पहले भी भंग घोषित कर सकते हैं। लिख लीजिए, लोकसभा का कार्यकाल प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष तक होता है। द टर्म ऑफ द लोकसभा इज फॉर 5 ईयर्स। लोकसभा का कार्यकाल प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष तक का होता है। द टर्म ऑफ द लोकसभा इज फॉर 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ द फर्स्ट सिटिंग। ठीक है, प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष तक का होता है। ठीक, 5 वर्ष की अवधि समाप्त होते ही, इज फॉर 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ द फर्स्ट सिटिंग, द लोकसभा इज डिसॉल्व्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। 5 वर्ष की अवधि समाप्त होते ही लोकसभा क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी। 5 वर्ष की अवधि समाप्त होते ही लोकसभा भंग हो जाएगी। द लोकसभा इज डिसॉल्व्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। 5 वर्ष की अवधि समाप्त होते ही लोकसभा क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी। परंतु इस अवधि से पूर्व, बट द लोकसभा इज डिसॉल्व्ड बाय द
रेसिडेंट, परंतु इस अवधि से पूर्व मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। अपने मन से कुछ नहीं करेगा। प्राइम मिनिस्टर सलाह दे कि पहले 6 महीना पहले भंग कर दीजिए, पहले रिजॉल्व कर देंगे। साल भर बाद बोलेगा भंग कर दीजिए, कर देंगे। ठीक, पहले का मतलब कभी भी कह सकते हैं। राष्ट्रपति देखेगा क्या करता है। ठीक, जब भंग हो जाएगा तो फिर मंत्रिपरिषद की सलाह, मंत्रिपरिषद रहेगी नहीं तो सलाह कौन देगा? तो फिर राष्ट्रपति अपने मन से देखेंगे क्या करना है। हो गया, यानी कि टेन्योर रखा गया है 5 साल। कब से 5 साल? जिस दिन पहली बैठक होगी उस दिन से 5 साल। तो उस दिन से 5 साल जैसे ही पूरा होगा, लोकसभा क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर मंत्रिपरिषद सलाह दे राष्ट्रपति को तो 5 साल से पूर्व भी राष्ट्रपति उसको क्या कर सकते हैं? भंग कर सकते हैं। ठीक, चलिए, अब प्रत्येक 5 वर्ष बाद लोकसभा का क्या होता है? चुनाव होता है। लिख लीजिए, लोकसभा का चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष बाद होता है। ठीक है, इलेक्शन ऑफ लोकसभा आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years। प्रत्येक 5 वर्ष बाद लोकसभा का क्या होता है? चुनाव होता है। तो प्रत्येक 5 वर्ष बाद लोकसभा का चुनाव होता है। लोकसभा इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years। तो जब हर 5 साल बाद लोकसभा का चुनाव होगा, ठीक, लोकसभा चुन ली गई। जब लोकसभा चुन ली गई तो लोकसभा की जब पहली बैठक होगी तो पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? आपको बताया था कि जब संविधान सभा बनी थी तो जब संविधान सभा चुना गया तो उस समय क्योंकि अभी शपथ ग्रहण हुआ नहीं था, तो पहली बैठक की अध्यक्षता जो सबसे सीनियर मेंबर थे उन्होंने किया, सच्चिदानंद सिन्हा। उन्होंने ही सभी जो न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स थे, नवनिर्वाचित सदस्य थे, उनको शपथ दिलाया और अगले स्पीकर का चुनाव कराया। तो ये परंपरा शुरू से ही चल रही है। तो जब अभी भी जब लोकसभा का चुनाव होगा, जिस दिन पहली बैठक होगी, क्योंकि अध्यक्ष अभी चुना नहीं गया है, तो जो न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स हैं, नवनिर्वाचित सदस्य हैं, उन्हीं में से किसी एक सीनियर मेंबर को चुना जाएगा। वरिष्ठ सदस्य कोई भी चुन लिया जाएगा रैंडमली। उसको 2 दिन के लिए अध्यक्ष की गद्दी पर बिठाएंगे। उसको 2 जिम्मेदारियां दी जाएंगी। पहला काम कि जो न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स हैं, नवनिर्वाचित सदस्य हैं, उनको शपथ कराएंगे, ओथ कराएंगे और अगले स्पीकर का चुनाव करा देंगे। उसके बाद वो अपने पद से हट जाएंगे। इस व्यवस्था को कहते हैं प्रोटेम स्पीकर। क्या बोलते हैं? प्रोटेम स्पीकर। इवन जब विधानसभा के भी चुनाव होते हैं तो पहली बैठक के दिन कोई सीनियर व्यक्ति बिठाया जाता है। बस उसका 2 जिम्मेदारी होता है। क्या क्या? जो सब लोग आए हैं शपथ दिलाना और अगला चुनाव करा के वो पद से हट जाएंगे। लिख लीजिए, प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर ठीक है, प्रोटेम स्पीकर लिख लीजिए। लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हैं। प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रोटेम स्पीकर। ठीक, तो जब आम चुनाव होता है तो राष्ट्रपति एक सदस्य को उसी नवनिर्वाचित सदस्यों में से किसी एक को क्या चुन लेता है? लिख लीजिए, लोकसभा के आम चुनाव के बाद, आफ्टर द जनरल इलेक्शंस, लोकसभा के आम चुनाव के बाद राष्ट्रपति सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त करता है। आफ्टर द जनरल इलेक्शन द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द मोस्ट सीनियर मेंबर ऑफ द लोकसभा एज द प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, मोस्ट को हटा भी सकते हैं, किसी सीनियर को ले लेते हैं, जरूरी नहीं कि वो मोस्ट हो। ठीक है, 2-3 बार के सांसद जनरली होते हैं तो उनको बना दिया जाए, कोई बहुत ही बढ़िया काम नहीं है। ठीक, तो सबसे वरिष्ठ सदस्य को क्या बनाते हैं? प्रोटेम स्पीकर के लिए चुनते हैं या नियुक्त करते हैं। नहीं नहीं, एक्सपीरियंस में इससे मतलब नहीं, 2 बार 3 बार के सांसद रहे हैं अपना बता देते हैं। ठीक, अब प्रोटेम स्पीकर के बताए थे 2 काम है। लिख लीजिए, प्रोटेम स्पीकर के कार्य, फंक्शंस। तो प्रोटेम स्पीकर का काम क्या क्या है? पहला काम
कि अगले लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव, इलेक्शन ऑफ नेक्स्ट लोकसभा स्पीकर, अगले लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव, इलेक्शन ऑफ नेक्स्ट लोकसभा स्पीकर, तो वो अगले लोकसभा अध्यक्ष का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। ठीक। दूसरा काम क्या करते हैं, वो नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाते हैं, ओथ ऑफ न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स, नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाते हैं, ओथ ऑफ न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स। ठीक। तो जो नए नए सदस्य चुने गए हैं तो उनको क्या कराएंगे, शपथ दिलाएंगे। आप देखेंगे अभी जब लोकसभा का रिजल्ट आएगा तो जिस दिन पहली बैठक होगी तो एक किसी बुजुर्ग आदमी को बिठा देंगे, वो बस शपथ दिलाएंगे और अगले स्पीकर चुनाव करा के वो हट जाएंगे। इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं, प्रोटेम स्पीकर। ठीक। फिर इसके बाद गद्दी पर बैठ जाएगा कौन, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए, लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा अध्यक्ष। लिखिए अनुच्छेद 93 आर्टिकल 93, अनुच्छेद 93 आर्टिकल 93, 93। तो 93 के अनुसार लोकसभा को अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनने का अधिकार है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 93 द लोकसभा हैज टू राइट टू इलेक्ट अ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर्स। लिख लीजिए, लोकसभा को अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनने का अधिकार होता है। एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनने का क्या होता है, अधिकार होता है। तो किस आर्टिकल में कहा गया है, आर्टिकल 93। ठीक। अब जो लोकसभा अध्यक्ष होगा तो लोकसभा अध्यक्ष क्या करेगा, उसकी क्या क्या योग्यताएं होंगी, योग्यताएं होंगी, लिख लीजिए। लोकसभा अध्यक्ष की लिख लीजिए योग्यता, क्वालिफिकेशन, वही भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो, वगैरह वगैरह के अलावा। न्यूनतम आयु सीमा लिखिए, मिनिमम एज लिमिट। तो न्यूनतम आयु सीमा कितनी होगी, भाई जितनी लोकसभा की होगी तो कितनी होगी, 25 साल। तो लोकसभा अध्यक्ष की मिनिमम एज लिमिट कितनी हो गई, 25, 25। मैक्सिमम, अधिकतम, कोई सीमा नहीं। कार्यकाल, कार्यकाल इनका थोड़ा सा ज्यादा होता है, लिख लीजिए 5 वर्ष से कुछ अधिक। ठीक है, स्लाइटली मोर देन 5 years, 5 वर्ष से कुछ अधिक। होता क्या है कि हर 5 साल बाद, जैसे बताया कि लोकसभा क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, लोकसभा भंग हो जाती है और अगली लोकसभा चुनी जाती है। लोकसभा भंग होती है लेकिन संसद नहीं भंग होती, संसद के कामकाज चलते रहते हैं। और संसद के सारे काम किसके अधीन होते हैं, स्पीकर के अधीन होते हैं। तो स्पीकर अपने पद पर बने रहते हैं लोकसभा भंग होने के बाद भी। अगली लोकसभा का चुनाव होगा उस समय तक वो पद पर रहेंगे, अगली लोकसभा का गठन होगा तब तक वो पद पर रहेंगे। जिस दिन अगली लोकसभा की पहली बैठक डिसाइड होगी, कि जैसे कह दिया कि लोकसभा की पहली बैठक जो है कि 27 अप्रैल को होगी, तो 26 अप्रैल की शाम को लोकसभा स्पीकर रिजाइन कर देंगे। क्योंकि 27 अप्रैल को जब लोकसभा की पहली बैठक होगी तो पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, प्रोटेम स्पीकर करेंगे। फिर प्रोटेम स्पीकर अगला स्पीकर चुन लेंगे तो वो पद क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, एक भी दिन खाली नहीं होता। ब्रैकेट लगा लीजिए, अगली लोकसभा की पहली बैठक के एक दिन पूर्व तक, 1 day बिफोर द फर्स्ट सिटिंग ऑफ नेक्स्ट लोकसभा,
अगली लोकसभा की पहली बैठक के एक दिन पूर्व तक। समझ गए कि ध्यान रखेंगे, पूछा गया है, यूपीएससी के सवाल होता है कि जैसे स्टेटमेंट आता है कि लोकसभा भंग होने के बाद स्पीकर क्या कर देता है, त्यागपत्र देता है, तो कहेंगे नहीं ये गलत स्टेटमेंट है, स्पीकर तुरंत रिजाइन नहीं करता। वो जब तक अगली लोकसभा गठन नहीं हो जाएगा, जिस दिन पहली बैठक होगी उसी के बाद वो हटेगा, अदरवाइज वो नहीं हटेगा। समझ गया, समय लेता है ये। चलिए अब इसका लिखिए, वेतन कितना है, सैलरी, तो वेतन लिख लीजिए 4 लाख। इनको शपथ कौन दिलाएगा, ओथ। शपथ ग्रहण नहीं होता, बताए थे कि एक साधारण सांसद की भांति शपथ लेते हैं, स्पीकर का शपथ ग्रहण नहीं होता। लिखिए ओथ को क्रॉस कर दीजिए, नहीं होता है। शेड्यूल 3 में आपको लिखवाया था कि स्पीकर का शपथ ग्रहण नहीं होता। फिर रिजाइन लिखिए, त्यागपत्र, तो त्यागपत्र किसको देंगे, ये लोकसभा के उपाध्यक्ष को, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के उपाध्यक्ष को ये क्या करेंगे, त्यागपत्र देंगे। ठीक, अब आ जाइए इनका चुनाव, इलेक्शन। तो इनका जो चुनाव होता है, ये लोकसभा के सदस्य अपने साधारण बहुमत द्वारा इनको चुनते हैं। लिख लीजिए, लोकसभा के सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा, सिंपल मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा, लोकसभा के साधारण बहुमत द्वारा। लोकसभा का साधारण बहुमत यानी कुल का 50% प्लस 1। ठीक, और लोकसभा में मेजॉरिटी किसकी होती है, सत्ता पक्ष की होती है, सरकार की होती है। तो केंद्र में जिस पार्टी की सरकार होगी उसी पार्टी का व्यक्ति क्या होगा, लोकसभा अध्यक्ष होगा। बिल्कुल क्लियर होता है, क्योंकि जब चुनाव होगा जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिली है उसी सत्ताधारी दल का ही व्यक्ति क्या बनेगा, स्पीकर बनेगा, कोई और नहीं बन सकता। ठीक, चलिए इनका हटाया जाना लिखिए, रिमूवल। तो हटाया जाना कैसे होता है, 14 दिन की पूर्व सूचना पर, ऑन द प्रियर नोटिस ऑफ 14 डेज, 14 दिन की पूर्व सूचना पर लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा। ठीक है, ऑन 14 days prior notice by resolution passed by लोकसभा। ठीक है, तो इनको 14 दिन की पूर्व सूचना के बाद प्रस्ताव दिया जाएगा, तब इनको इनके पद से हटाया जाएगा। ठीक है, अदरवाइज नहीं हटाया जा सकता। यानी लोकसभा इनके लिए जो प्रस्ताव पारित करे थे तभी हटाया जा सकता है, और उसके लिए इनको नोटिस कितने दिन की देनी पड़ेगी, 14 दिन की नोटिस होगी, उसके बाद ही इनको हटाया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। ठीक, जैसे लिखा हुआ है, लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करता है, इसलिए लोकसभा अध्यक्ष के रूप में नहीं आता, लोकसभा अध्यक्ष को कोई शपथ ग्रहण नहीं कराता, सिंपल। चले बाजा इनकी शक्तियां, पावर्स। अब इनकी शक्तियां क्या होती हैं, अब जो स्पीकर की शक्तियां होती हैं कि ये ध्यान रखेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष संसद के अंदर समझ ले कि सर्वशक्तिमान होता है, सबसे पावरफुल व्यक्ति होता है। संसद के अंदर जितनी शक्तियां स्पीकर के पास है उतनी शक्तियां किसी के पास नहीं। अगर संसद से जुड़ा हुआ कोई काम पूछा जाए कि ये काम संसद में कौन कर सकता है, तो सीधा जवाब होगा स्पीकर होगा। ठीक है, कोई भी कमेटी बनानी हो, कमेटी भंग करने हो, कमेटी की सदस्यता की योग्यता नियोग्यता पर फैसला करना हो, संसद के अंदर कोई नियम बनाना हो, कोई व्यवस्था बनानी हो, ठीक, बैठकों को सस्पेंड करना हो, ये सारा काम स्पीकर के जिम्मे होता है। सारा काम करते हैं, बस एक काम नहीं करते, वोटिंग राइट्स नहीं होती। वोटिंग राइट्स का मतलब किसी मामले पर, जैसे डेमोक्रेसी है तो मतदान होता है, सदस्य वोटिंग करते हैं, तो ये वोट नहीं कर सकते। लिख लीजिए, मतदान के अधिकार के बगैर, विदाउट वोटिंग राइट्स, मतदान के अधिकार के बगैर अपनी समस्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। विदाउट वोटिंग राइट्स ही एक्सरसाइज ऑल हिज पावर्स, अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो मतदान के बगैर अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग कौन करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक,
एक दो कंडीशन बनती है कि जब वो मतदान कर सकते हैं। मतदान की कंडीशन किस कंडीशन बनती है कि जैसे मान लीजिए कि किसी मामले पर वोटिंग चल रही है और मामला बराबरी पर आ जाए। मान लिया कि 250 लोगों ने पक्ष में वोट दिया, 250 लोगों ने विपक्ष में वोट दिया, बोलते हैं ना मैच टाई हो गया, मैच बराबरी हो गया, तो केवल बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत डाल सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज नहीं। एक का भी अंतर हुआ तो नहीं कर पाएंगे, ठीक। लिख लीजिए अनुच्छेद 100 ब्रैकेट में 1, ठीक है। किसी प्रस्ताव ये लिख लीजिए लोकसभा में बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत, लोकसभा में बराबरी की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत दे सकते हैं। लोकसभा स्पीकर कुड कास्ट हिज डिसाइडिंग वोट इन केस ऑफ टाई। लोकसभा अध्यक्ष केवल बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत दे सकते हैं, कुड कास्ट हिज कास्टिंग वोट इन केस ऑफ टाई। तो केवल किस स्थिति में दे सकते हैं निर्णायक मत? बराबरी की स्थिति में। अब कि अगर कोई मामला टाई हो गया तो लोकसभा स्पीकर निर्णायक मत देकर उसका फैसला कर सकता है। अब जैसे बताया कि लोकसभा अध्यक्ष को बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार है, उसी तरीके से आपको राज्यसभा पढ़ाया था, और राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। और बताया था कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, वो अलग से होता है। अब मान लीजिए कि राज्यसभा में किसी मामले पर बहस चल रही हो और उस पर वोटिंग हुई और दोनों तरफ बराबर वोट पड़ गए, 100 पक्ष में 100 विपक्ष में, तो क्या उपराष्ट्रपति राज्यसभा में निर्णायक मत दे सकता है? या वही सवाल घुमा के पूछा जाए कि क्या राज्यसभा के सभापति को राज्यसभा में निर्णायक मत देने का अधिकार है? सवाल समझे? जैसे बताया कि लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा में बराबरी की स्थिति में क्या कर सकता है? निर्णायक मत दे सकता है। उसी तरीके से क्या राज्यसभा का सभापति राज्यसभा में बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत दे पाएगा? क्यों नहीं देगा? नहीं, राज्यसभा का सभापति भी निर्णायक मत दे सकता है, इसी अनुच्छेद 100 के अनुसार। लिख लीजिए ब्रैकेट में राज्यसभा का सभापति, ब्रैकेट लगा के लिख लीजिए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ऑब्लिक उपराष्ट्रपति, ऑब्लिक उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट भी राज्यसभा में बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत दे सकता है। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ऑब्लिक वाइस प्रेसिडेंट कुड आल्सो कास्टिंग वोट इन केस ऑफ टाई। बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत दे सकता है, ठीक है। राज्यसभा में बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत दे सकता है। ध्यान रखेंगे यही वो कंडीशन बनती है कि जब हाउस का कोई सदस्य नहीं है, इसके बावजूद वो वोट करता है। ये किस आर्टिकल में कहा गया है? 100 में कहा गया है। ये दोनों का अधिकार देता है, लोकसभा के अध्यक्ष को और राज्यसभा के सभापति को भी अधिकार देता है कि अगर किसी मामला फंसे और मामला बराबरी हो जाए तो स्पीकर लोकसभा में और राज्यसभा का सभापति राज्यसभा में क्या करेगा? वोट देगा, ठीक है। चलिए अब एक कंडीशन और बनती है जब राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सभापति कह रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा में एक कंडीशन में और वोट करता है। हालांकि वो कंडीशन बहुत रेयर होती है। बहुत रेयर का मतलब कि मान लीजिए कि लोकसभा में कोई ऐसा प्रस्ताव आया कि जो खुद स्पीकर के खिलाफ हो, यानी उसको हटाने का प्रस्ताव आ गया, ठीक, तो उस पर बहस होगी। तो जब खुद स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव आएगा तो वो फिर चेयर नहीं करेगा, वो अध्यक्षता नहीं करेगा, वो अपनी कुर्सी छोड़ के जो है कि साधारण सदस्य की भांति बैठेगा और कोई दूसरा व्यक्ति अध्यक्षता करेगा। और फिर जब उस पर वोटिंग होगी तो वो अपने खिलाफ मामले पर वोट कर सकता है। समझे मामला? यानी खुद के खिलाफ प्रस्ताव अगर आया तो उसमें लोकसभा अध्यक्ष वोटिंग कर सकता है, लेकिन अध्यक्ष होने के नाते नहीं, एक सदस्य के नाते, क्योंकि उस समय वो पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। ये कंडीशन बहुत रेयर होती है स्पीकर के केस में कि खुद उसके खिलाफ हटाने का प्रस्ताव आए तो फिर वो साधारण सदस्य की भांति बैठेगा और वोट करेगा, लेकिन स्पीकर की तरीके से नहीं। स्पीकर की लोकसभा अध्यक्ष दो कंडीशन में वोट कर सकता है, लेकिन अगर वही घुमा के दे एज ए स्पीकर तो स्पीकर में केवल एक ही कंडीशन बनेगी, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष दो कंडीशन में दे सकता है। एक कंडीशन कौन सी होगी? जब खुद उसके खिलाफ प्रस्ताव आया, लेकिन उस समय वो स्पीकर के पद पर नहीं। समझ गए?
लिख लीजिए अनुच्छेद 92। अनुच्छेद 92, जब सभापति और उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प, व्हेन देयर इज अ रिजोल्यूशन टू रिमूव, जब सभापति और उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प, पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है, विचाराधीन है, तब उसका सब पीठासीन अधिकारी न होना, तब उसका पीठासीन अधिकारी न होना। समझ गए? उस स्थिति में, इन दैट कंडीशन, उस स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष एक साधारण सदस्य की भांति, उस स्थिति में इन दैट कंडीशन लोकसभा स्पीकर कुड कास्ट हिज वोट, उस स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष साधारण सदस्य की भांति, लोकसभा अध्यक्ष साधारण सदस्य की भांति अपने खिलाफ प्रस्ताव पर मतदान कर सकता है। लोकसभा स्पीकर कुड कास्ट हिज वोट ऑन द प्रपोजल अगेंस्ट हिम, अपने खिलाफ प्रस्ताव पर मतदान कर सकता है, लेकिन कैसा? एक साधारण सदस्य की भांति, स्पीकर की भांति वो नहीं कर पाएगा। पागल होगा। अगर उसे पता है कि हम गलत काम किए हैं तो पहले रिजाइन कर देना चाहिए, तब तो पागल हुआ। मैं पहले हट जाइए, गुस्सा लाने की जरूरत क्या है? आप कह दिए कि मैं गलती हुई, स्वीकार कर लीजिए। चलिए, तो अब जैसे बताया कि स्पीकर के पास अल्टीमेट पावर्स होती है, असीमित अधिकार होते हैं, उसके किसी भी कार्यवाही की, जैसे जो भी काम करते हैं स्पीकर, ये सब उनके अधिकार क्षेत्र में होता है कि संसद के अंदर कोई भी काम हुआ वो सब स्पीकर की जिम्मेदारी पर होता है। कोई कोर्ट, कोई न्यायालय उसकी कोई भी जांच नहीं करेगा, सीधा फंदा है। जैसे 2008 में एक केस हुआ था कि सोमनाथ चटर्जी लोकसभा अध्यक्ष थे, तो जब लोकसभा अध्यक्ष थे तो एक मामला हुआ था कि वहाँ पर संसद में 3 सांसदों ने नोटों के बंडल लहराए और कहा कि सरकार बचाने के लिए हमको घूस दी गई। तो जब 3 सांसदों ने संसद के अंदर नोटों के बंडल लहराए तो इससे सोमनाथ चटर्जी नाराज हुए और उन्होंने 3 सांसदों को लोकसभा से सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया। वो तीनों सुप्रीम कोर्ट चले गए कि भाई हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जनता ने हमें चुन के भेजा है, तो स्पीकर काहे बाहर कर दिया। तो जब तीनों सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में नोटिस जारी की स्पीकर को, भाई क्यों बाहर किया, जनता ने चुन के भेजा है तो जनता हटाएगी, आप काहे बाहर किया। तो जब स्पीकर के पास नोटिस भेजी गई तो स्पीकर उस नोटिस का क्या जवाब देंगे, क्यों भेजा। जैसे किसी दिन आपसे कुछ पूछे या अनुच्छेद लिखने के लिए बोले थे, आप नहीं लिख के लाए, बाहर कर दिया। आपके घर वाले पूछने चले आए कि सब बच्चे को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, आप जब बाहर कर दे रहे हैं, तो आपके घर वालों को हम क्या जवाब देंगे? बेकार है। हम आपसे पूछें, आपके घर वाले पूछे कि आप पैसा कहाँ से कमा के दे रहे हैं, तो आपके घर वाले क्या बोलेंगे आपसे? मतलब हम चोरी करके ला रहे हो, डाका डाल के ला रहे हो, सब्जी बेच के ला रहे हो, खेत बेच के ला रहे हो, नौकरी करके ला रहे हो, उससे आपको क्या मतलब? आपका काम क्या है? पढ़ाना। आप पढ़ाइए। पैसा कमाना किसका काम है? हमारा काम। तो वेरी गुड। तो फिर यहाँ पर पढ़ाना किसका काम है? हमारा काम। आप कौन होते हैं पूछने वाले? ये मेरा काम है तो हम बताएंगे ना कैसे करना है। कोई और क्यों हमको बताएगा कि हमको कैसे कोई काम करना है? हम उनके किसी भी सवाल का कोई भी जवाब देने के लिए बाध्य नहीं, क्योंकि ये काम किसका है? मेरा। हम आपसे पूछे कभी पैसा कहाँ से लेके आते हो? पापा देते हैं, मम्मी देते हैं, चुरा के लाते हो, डकैती डाल के लाते हो, नौकरी करके लाते हो, ट्यूशन पढ़ा के लाते हो? नहीं। अगर पूछें तो आपका जवाब क्या होगा? आपसे क्या मतलब?
क्योंकि ये आपका काम नहीं। बोले यार पैसे देना हमारा काम, पैसा लीजिए चुपचाप अपना काम कीजिए। समझ गए? तो हम यही बोलेंगे ना, घर वालों से क्या मतलब। भाई आपको लगता है कि बिना अनुच्छेद क्या पढ़ सकते हैं तो पढ़ा दीजिए खुद ही, फिर हमारे पास क्या भेज रहे हैं, खुद पढ़ लीजिए आप। समझ गए? क्योंकि ये काम किसका है? मेरा। तो हम किसी भी कोई भी सवालों का आंसर हम नहीं देंगे, क्योंकि यह काम किसका है? मेरा। जब हम किसी सवाल नहीं पूछे तो जवाब कहाँ देंगे किसी को? तो उसी तरीके से स्पीकर ने कहा कि भाई संसद में कोई भी काम हो उसकी जिम्मेदारी खुद किसकी है? स्पीकर की है। सुप्रीम कोर्ट होता कौन है पूछने वाला? उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की किसी भी नोटिस का आंसर देने से मना कर दिया। तो नोटिस जस की तस पड़ी रही, कोई जवाब नहीं दिया गया स्पीकर ऑफिस से, कि सुप्रीम कोर्ट ही अपनी औकात भूल गया। क्योंकि जब साफ साफ कहा गया कि सारे कार्रवाई की जिम्मेदारी किसकी है? स्पीकर की है, तो कोर्ट कौन होता है पूछने वाला? तो जो सुप्रीम कोर्ट को मना कर दिया था। लिख लिया अनुच्छेद 122 आर्टिकल 122 122 122 देखिए क्या लिखा हुआ, लिख लीजिए 122। समझ गए? तो जो भी काम है सब स्पीकर की जिम्मेदारी पर होता है, इनकी जवाबदेही पर होता है, कोई और उसके लिए। इवन राज्यों में विधानसभा अध्यक्ष होता है, बहुत शक्तिशाली व्यक्ति होता है। विधानसभा के अंदर कुछ हो जाए, लोकसभा के अंदर कुछ हो जाए, कोई उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, कोई सवाल नहीं पूछेगा, सब स्पीकर के ऊपर। मारपीट हो जाए, हत्या हो जाए, उसने कहा नहीं किया तो नहीं किया। जैसे 2005 में हुआ था उड़ीसा विधानसभा में, वहां पर से मुख्यमंत्री को मारपीट दी। पहले होता था मारपीट बहुत होती थी, माइक तोड़ के चला दिया, मार दिया, सर फूट गया। तो सोचिए नवीन पटनायक का पैर टूट गया था, सर फूटा हुआ था, हाथ में बैंडेज लगा हुआ, व्हील चेयर पर उनको टांग टूंग के निकाला गया। इतनी बुरी तरीके से मारे थे सब, मुख्यमंत्री का पैर तोड़ दिए थे मार के, सर फूटा था। लेकिन स्पीकर ने कहा कोई मारपीट नहीं हुई। तो मारपीट नहीं हुई तो सर कैसे फूट गया, टांग कैसे फूट गया? तो पैर फिसल गया था। अरे वीडियो में देख रहे हैं मारपीट हो रहा है, वो हल्ला हो रहा है, बोले नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि स्पीकर ने मना कर दिया कि नहीं हो रहा है, मतलब नहीं हो रहा है। कोई क्वेश्चन नहीं होगा, कोई इंक्वायरी नहीं होगी, वो पूरा परिसर उसी का है। समझ गए? तो अल्टीमेट पावर्स होती हैं, असीमित शक्तियां होती हैं उनके पास इस मामले में। ठीक। एक चीज और कि जितने भी संवैधानिक पद होते हैं, संवैधानिक पदों पर ये जाते हैं, चाहे स्पीकर हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे राज्यों के राज्यपाल हो, तो ये क्योंकि संवैधानिक पद होते हैं तो इन्हें सबके लिए न्यूट्रल रहना पड़ेगा। सबको एक नज़र से देखना, भाई स्पीकर है, सभी दलों के लोग हैं, सबको देखना होता है। तो जब ये संवैधानिक पदों पर जाते हैं तो संवैधानिक पदों पर जाने से पूर्व, पद धारण करने से पहले, ये अपनी पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप त्याग देंगे। यानी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से क्या करेंगे? रिजाइन करेंगे। जैसे राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति भाई किसी न किसी पार्टी की तो हो, है, लेकिन राष्ट्रपति का पद धारण करना हुआ तो उन्होंने अपनी पार्टी से रिजाइन कर दिया कि हम इस पार्टी के सदस्य नहीं। अब स्पीकर किसी न किसी पार्टी से, सत्ताधारी दल के ही सांसद हैं, लेकिन पद ग्रहण करने से पूर्व वो क्या करेंगे? अपनी पार्टी रिजाइन कर देंगे, उपराष्ट्रपति पार्टी छोड़ देंगे और तब पद धारण करेंगे। ऐसा इसलिए होगा ताकि उनमें नैतिकता क्रिएट की जा सके कि हम सबके लिए बराबर है। अब ऐसा, ये केवल फॉर्मेलिटी होती है। अब ऐसा तो है नहीं कि स्पीकर पार्टी की सदस्यता से रिजाइन कर देंगे तो भूल जाएंगे हम किस पार्टी के थे, वही तो गायब होंगे नहीं, सब कुछ पता है उनको। लेकिन एक नैतिकता का बोध होगा कि नहीं, हम किसी भी पार्टी के सदस्य नहीं हैं, तो हमें सबको बराबर मौका देना है, हमको सबके लिए क्या रखना है? न्यूट्रल रहना है। तो ये सभी संवैधानिक पदों के लिए होता है। कौन कौन सा? चाहे लोकसभा अध्यक्ष हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, लेफ्टिनेंट गवर्नर, सब जिस भी पार्टी के सदस्य होते हैं उस पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप को वो क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि उससे उनमें उनको क्या माना जाएगा? न्यूट्रल माना जाएगा, कि वो अब किसी भी पार्टी के साथ नहीं है। ठीक। चलिए, अब लोकसभा स्पीकर कौन है अभी? लिख लीजिए, अभी तो चेंज हो जाएंगे कुछ दिन में, लेकिन अभी लिख लीजिए वर्तमान में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। ठीक है। पहली महिला लोकसभा स्पीकर कौन थे? मीरा कुमार।
लिख ली। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। ठीक है। 2 बार लोकसभा अध्यक्ष बनने वाले कौन कौन लोग थे, यानी ऐसे व्यक्ति जो 2 बार लोकसभा अध्यक्ष बने, लिख लीजिए। गुरदयाल सिंह ढिल्लो, गुरुदयाल सिंह ढिल्लो, बलराम जाखड़, बलराम जाखड़, और जीएमसी बालयोगी, जीएमसी बालयोगी, जीएमसी बालयोगी। ये लोग क्या रहे, 2 बार लोकसभा अध्यक्ष रहे। गुरदयाल सिंह ढिल्लो, बलराम जाखड़ और जीएमसी बालयोगी, ये लोग कितने बार रहे लोकसभा स्पीकर, 2 बार रहे। कौन लोकसभा अध्यक्ष थे जो बाद में राष्ट्रपति बने, अभी लिखवाए थे आपको, नीलम संजीव रेड्डी, 2 बार लिखवा चुके हैं। तो नीलम संजीव रेड्डी क्या थे, लोकसभा अध्यक्ष, उसके बाद फिर क्या बने, वीडियो भेजते हैं देखते रहे तुम लोग, सब बताए हैं कई बार। ठीक, तो नीलम संजीव रेड्डी पहले क्या थे, स्पीकर थे, जो बाद में क्या बने, राष्ट्रपति। पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, फर्स्ट लोकसभा स्पीकर जीवी मावलंकर, लिख लीजिए, जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर पहले लोकसभा अध्यक्ष थे, फर्स्ट लोकसभा स्पीकर। तो पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर, समझ गया। चलिए, और अभी लोकसभा जब होगा तो इसमें जिस दिन पहले बैठक होगी तो उसका प्रोटेम स्पीकर कौन होगा ये लिख लीजिएगा, और स्पीकर कौन चुना जा रहा है ये लिख लीजिएगा। अगर ओम बिरला रिपीट होंगे तो 2 बार होने वाले वो भी हो जाएंगे, अगर रिपीट हुए तो। ठीक है, चलिए, तो क्योंकि संवैधानिक पद होता है और ये राजनीति से क्या हो रखते हैं, ऊपर रखते हैं, तो ये लोग अपने पार्टी को छोड़ देते हैं। और ऐसा एक बार बड़ा भयंकर कंडीशन आया था 2008 में, जब सोमनाथ चटर्जी लोकसभा अध्यक्ष थे। तो उस समय क्या हुआ कि सोमनाथ चटर्जी जो थे वो कम्युनिस्ट पार्टी से थे, कम्युनिस्ट पार्टी से सांसद थे। और 2004 से लेकर 9 तक जो मनमोहन सिंह पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने तो कम्युनिस्ट पार्टी ने सपोर्ट किया था कांग्रेस को सरकार बनाने में। तो हुआ यह कि 2008 में मनमोहन सिंह ने न्यूक्लियर डील की अमेरिका के साथ। तो न्यूक्लियर डील जब की गई तो उसका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने विरोध किया कि भाई कम्युनिस्ट रशिया के सपोर्टर होते हैं, अमेरिका के विरोधी। तो उन्होंने सरकार का विरोध किया कि अमेरिका से न्यूक्लियर डील नहीं होनी चाहिए। लेकिन मनमोहन सिंह अड़े हुए थे कि नहीं, न्यूक्लियर डील हो के रहेगी। तो इसी न्यूक्लियर डील के सवाल पर कम्युनिस्ट पार्टी ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया कि हम आपका समर्थन वापस ले रहे हैं और अब सरकार अस्तित्व में नहीं रहेगी। तो क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ने मनमोहन सिंह की सरकार कांग्रेस को सपोर्ट किया था, तो इसलिए कांग्रेस ने उन्हीं के सांसद जो थे सोमनाथ चटर्जी, उसी में नहीं कि आप हमारा समर्थन है, आपके आदमी को हम स्पीकर बना देते हैं। तो इसीलिए सोमनाथ चटर्जी को स्पीकर बनाया गया था कम्युनिस्ट पार्टी से होने के बावजूद। तो जब कम्युनिस्ट पार्टी ने समर्थन वापस लिया सरकार से, तो फिर कम्युनिस्ट पार्टी ने इनको भी कहा, सोमनाथ चटर्जी को भी, आप भी लोकसभा अध्यक्ष पद से रिजाइन कीजिए क्योंकि आप भी समर्थन वापस लेंगे हमारी पार्टी के। तो सोमनाथ चटर्जी को कहा पार्टी अध्यक्ष ने कि आप रिजाइन कीजिए अध्यक्ष पद से, लोकसभा अध्यक्ष का पद छोड़ दीजिए। सोमनाथ चटर्जी ने मना कर दिया कि नहीं, स्पीकर का पद संवैधानिक पद है, राजनीतिक कारणों से इसको हम नहीं छोड़ेंगे। अगर हम राजनीतिक कारणों से, क्योंकि अभी हम क्या है, अध्यक्ष हैं और अभी हम आपके पार्टी के सांसद नहीं, तो आपकी पार्टी का कोई नियम कानून हमारे ऊपर नहीं चलेगा। अगर हम छोड़ेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, फिर ये संविधान के साथ धोखा होगा क्योंकि हम पार्टी से ऊपर हैं वर्तमान में। तो उन्होंने पार्टी लाइन से अलग हट के अपने विचारधारा बना ली और फाइनली कम्युनिस्ट पार्टी ने उनको निकाल भी दिया, कुछ समय के लिए हटा दिया गया था कि नहीं इनको नहीं रखना, लेकिन वो नहीं माने कि नहीं, वो भी बहुत अलग व्यक्तित्व थे सोमनाथ चटर्जी, बहुत कम्युनिस्ट नेता थे, बहुत भयंकर। उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, पार्टी का आदेश इनकार कर दिया कि नहीं, अभी हम संवैधानिक पद पर हैं, राजनीतिक कारणों से रिजाइन नहीं करेंगे। तो कई बार अच्छे अच्छे स्पीकर हुए हैं हमारे यहाँ। ठीक, चलिए, अब
इसी लोकसभा में जिस पार्टी को मेजोरिटी मिलती है उसी पार्टी की क्या बनती है, सरकार बनती है। तो सरकार कैसे बनती है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके ऊपर हम लोग कल बातचीत करते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं, इस पर फिर आगे चर्चा करते हैं।